लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और इसे मार्क कर लीजिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ देखना शुरू करेंगे। अ फर्म हैज अ सेल ऑफ ₹75 लाख। हाँ जी, फर्म की सेल कितनी है? 75 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹42 लाख एंड अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख। ठीक है जी, ओके। इट हैज अ डेट ऑफ 45 लाख एट 9%। तो हमारे पास डेट 45 लाख का और जिस पर कितना इंटरेस्ट देना गाइस? 9%। एंड इक्विटी हमारे पास 55 लाख की है और इक्विटी कितने की है गाइस? हमारे पास 55 लाख की। ठीक है जी, एंड इक्विटी कितने की है गाइस? 55 लाख की। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमें सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और डेट दे रखे 45 लाख के, इक्विटी दे रखा है 55 लाख। What are the operating, financial and combined leverage of the firm? तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि आप ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज बताइए। व्हाट इज द आरओआई ऑफ द फर्म? आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है गाइस? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड आरओआई। थर्ड, डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज? ठीक है जी। फोर्थ, इफ द फर्म बिलोंग टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्न ओवर इज 3, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लीवरेज? Okay, then we have fifth part, if the sale drop to 50 lakh, what will be the new EBIT? ठीक है जी, and at what level of sale the EBT of the firm will be equal to 0? तो गाइस, क्वेश्चन ने हमसे 6 पार्ट पूछे हैं। ठीक है जी, एंड वी हैव टू आंसर ऑल द 6 पार्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए कि इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्योंकि पहले पार्ट में हमें लीवरेज निकालने हैं, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम लीवरेज की बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सो लेट्स मेक द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो गाइस सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। क्वेश्चन में देखिए, सेल हमें गिवन है 75 लाख। ठीक है, आप इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, कितनी गिवन है वेरिएबल कॉस्ट गाइस? 42 लाख। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो 75 में से 42 माइनस कर दीजिए, 33 लाख का हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इस कंट्रीब्यूशन में से गाइस हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लेस करेंगे जी? फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए कितनी दे रखी है फिक्स कॉस्ट? 6 लाख। तो ये लेस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो दैट इक्वल टू 27 लाख। ठीक है, EBIT में से आप ऑलरेडी जानते हैं हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपके पास डेट कितने के दे रखे हैं सर? 45 लाख के डेट है, इंटरेस्ट उसका 9% है। तो 45 लाख का 9% निकाल लीजिए, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4,05,000। 4,05,000 का हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ जी, क्या मिल जाएगा गाइस? हमें EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 22,95,000। ठीक है जी, तो EBT आ गया हमारे पास 22,95,000 का, दैट इज द EBT वी हैव। कोई दिक्कत वाली बात गाइस? अब इससे आगे की जरूरत ही नहीं है। अब उसने कहा सर 1 बाय 1 सारे लीवरेज निकाल लो। चलिए शुरू करते हैं। पहला DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, हम जानते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। हाँ जी, बोलो क्लियर है? कंट्रीब्यूशन देखिए 33 लाख, EBIT 27 लाख। ठीक है,
तो वी हैव गॉट अ कंट्रीब्यूशन 33 लाख, EBIT 27 लाख। तो बताइए लीवरेज कितना? तो 33 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, 1.2 टाइम्स। कम ऑन एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा 1.22 टाइम्स। पहला आंसर आ गया। तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया? 1.22 टाइम्स। चेक कर सकते हैं आप। सेकंड गाइस, हमें चाहिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दैट इज इक्वल टू व्हाट? EBIT अपॉन EBT। ठीक है जी। तो अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो गाइस EBIT हमारे पास था 27 लाख। कितना था गाइस EBIT? 27 लाख। EBT कितना है हमारे पास? 22,95,000। सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 1.18 टाइम्स। ठीक है। थर्ड हमें चाहिए DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, एंड वी नो इट इज इक्वल टू DOL इनटू में DFL। तो गाइस DOL हमने निकाला था 1.22, DFL आ गया हमारा 1.18। सॉल्व कर लीजिए भाई, 1.22 इंटू 1.18, that is 1.44 times, 1.44 टाइम्स। ठीक है जी। तो ये आ गया 1.44 टाइम्स। नोट करेंगे भाई जल्दी से। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें उसने हमसे बोला था DOL निकालिए, DFL निकालिए और DCL निकालिए। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है जी, दैट वी हैव इजीली सॉल्व। तो पहला पार्ट था व्हाट आर द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेजेस ऑफ द फर्म। तो हमने तीनों लीवरेज कैलकुलेट कर लिए। चेक कर लीजिए आराम से। चले जी। अब आएंगे हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। गाइस उसने पूछा व्हाट इज द फर्म ROI, तो दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे आप जानते हैं ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक रेशियो से जो ये बताती है कि फर्म ने, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितनी रिटर्न कमाई है अपने शेयर होल्डर के लिए। सो दैट इज बेसिकली नोन एज ROI। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ROI इज ऑलवेज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यस प्लीज, क्या है ROI निकालने का फॉर्मूला? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ध्यान से सुनेंगे गाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगाया, और हम जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो हम दो लोगों से लेते हैं। कौन कौन है जी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होता है? लॉन्ग टर्म डेट, और इसमें हम प्लस कर देते हैं शेयर होल्डर का पैसा। भैया दो लोगों से ही तो हमने पैसा लिया है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन है 45 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी। शेयर होल्डर फंड को हम तीन नाम से पुकारते हैं, आप जानते हैं वो तीन नाम क्या थे? इक्विटी, ठीक है जी, नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड, और वो दे रखा है गाइस 55 लाख। तो ये आ जाएगा ₹1 करोड़। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? ₹1 करोड़। अच्छा जी, EBIT हमारे पास है ही, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं ROI। तो ROI इज इक्वल टू EBIT कितना था? 27 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितना है? 1 करोड़ इंटू 100। तो ROI ऑफ द फर्म इज 27%। ठीक है गाइस, तो फर्म का ROI कितना आ गया? 27% आ गया। ठीक है जी। क्या कोई दिक्कत है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हो गया कि व्हाट इज द ROI ऑफ द फर्म। तो आई कैन से द ROI ऑफ द फर्म इज 27%। आसान शब्दों में फर्म ने
अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है और उससे उसने कमाया कितना, 27 लाख रुपए कमाए 1 करोड़ लगाकर। तो अगर हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 27 लाख कमा रहे हैं तो हम कितने % रिटर्न कमा रहे हैं? तो हमने 27 लाख को डिवाइड कर दिया 1 करोड़ से, सो हमारी रिटर्न यानी ROI आ गई 27%। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। चलिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखिए, डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब वो कह रहा है क्या फर्म का जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल है। तो जरा देखिए थर्ड पार्ट, ठीक है जी, व्हाट डज ही वांट टू से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हम फाइनेंशियल लीवरेज कब आएगा? जब हमने फर्म से लोन ले रखा है और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, यानी जब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है गाइस तभी तो फाइनेंशियल लीवरेज उत्पन्न होता है। बोलो जी बात क्लियर है? ओके। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने लोन ले रखा है 9% पर, चेक करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस पैसे को निवेश करके हमारा ROI कितना आ रहा है? अभी अभी निकाला हमने 27%। क्या हमारा ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट? आंसर इज यस। इसका मतलब हम उस फाइनेंशियल लीवरेज का सदुपयोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? फेवरेबल है। तो आसान शब्दों में फाइनेंशियल लीवरेज तब फेवरेबल होता है जब हमारा ROI ज्यादा होता है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और अगर उल्टा हो जाए तो हम बोलेंगे सर फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए यही वो आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है? तो चलिए इसको लिख देते हैं हम, ठीक है जी, लिखिए द return on investment of the firm is 27%, whereas the firm is paying 9% rate of interest on its debt। ठीक है, हमने लिखा द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 27% यानी ROI, कॉमा वेयर एज WHEREAS द फर्म इज पेइंग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट, 9% rate of interest on its debt, and hence the firm is enjoying favorable फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी, एंड हेंस द फर्म इज इंजॉइंग फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी, अब क्योंकि फर्म का ROI, ठीक है जी, ज्यादा है किससे? उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि फर्म को फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज मिल रहा है। और अगर सिचुएशन उल्टा हो जाएगा तो हम कहेंगे जी फर्म को अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज मिल रहा है। ठीक है जी, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए ठीक है जी, आइए क्वेश्चन का 4 पार्ट। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, क्वेश्चन में देखिए, हुज एसेट टर्नओवर इज 3, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लीवरेज। अब वो कह रहा है अगर फर्म उस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसकी एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो 3 टाइम्स है। हाँ जी, कितनी है एसिड टर्नओवर रेशियो? 3 टाइम्स। तो अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए अगर उसकी एसिड टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है तो आप हमें बताइए फर्म का जो एसिड लीवरेज है वो हाई है या फिर लो है। चलिए तो आइए क्वेश्चन का 4th पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसिड्स टर्नओवर रेशियो विच इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन टोटल एसिड। हाँ जी, एसिड टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होती है? नेट सेल अपॉन टोटल एसिड। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारी नेट सेल 75 लाख गिवन है।
अब टोटल एसिड कैसे गिवन है सर? टोटल एसिड तो गिवन है नहीं। क्या आप जानते हैं बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल टैली करता है? आंसर इज यस। मतलब जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसिड्स का होगा। अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमें लायबिलिटी के दो एलिमेंट गिवन है, एक लॉन्ग टर्म डेट गिवन है और एक इक्विटी गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा, और जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसिड्स का टोटल होगा। बोलो जी, बात क्लियर? तो अगर मैं डेट और इक्विटी को जोड़ूं तो वो बनता है 1 करोड़, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो हमारी रेशियो आ गई 0.75 टाइम्स। हाँ जी, कितनी आ गई हमारी रेशियो? 0.75 टाइम। ठीक है, तो हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है उसकी रेशियो 0.75 है, जबकि जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं ना, वहां रेशियो 3 टाइम्स चल रही है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमारा एसिड लीवरेज क्या है? वेरी लो है, बहुत कम है। बोलो जी, बात क्लियर? चलिए इसी बात को हम लिख देंगे। लिखिए, एज कंपेयर्ड to the industry normal acid turnover of 3 times, as compared to the industry normal acid turnover of 3 times, comma, the firm's assets turnover ratio is only 0.75. 0.75 and therefore the firm has low assets leverage, and the firm has low asset leverage. बोलो जी, बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया जी? आगे लिखिए, दिस indicates the investment level of the firm is highly abnormal. ठीक है जी, अब मैंने क्या लिखा मैं पहले फिर से रीड कर दूं। As compared to the industry normal acid turnover of 3 times, comma, the firm acid turnover ratio is only 0.75, and therefore the firm has low asset leverage. भाई यही तो पूछा था उसने, फुल स्टॉप। दिस इंडिकेट्स, INDICATES, दिस इंडिकेट्स द इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ द फर्म इज हाईली एबनॉर्मल। बोलो जी, बात क्लियर? कि फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सही जगहों पर नहीं कर रखी है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, इसकी एसिड लीवरेज इतना ज्यादा कम आ रहा है। कम ऑन गाइस, नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। आइए फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इफ द सेल ड्रॉप टू 50 लाख, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? चलिए क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट बताते हैं। अगर वो कह रहा है सेल हम गिरा दे तो न्यू EBIT क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है? न्यू EBIT when sales drop to rupees 50 लाख। ठीक है जी, तो नया EBIT अगर हमारी सेल कितनी हो जाएगी? 50 लाख की हो जाएगी। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट बना देंगे हम गाइस। तो हम लेंगे न्यू सेल गाइस, कितनी है? 50 लाख। अब उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब गाइस मैं आपको बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट
और सेल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, सेल गिरेगी तो वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। क्लियर है? तो हम ये पता करते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का कितने परसेंट है। इसके लिए हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आना पड़ेगा और यहां देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं आपको। हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 42 लाख, चेक करिए। सेल है 75 लाख, इंटू 100 अगर मैं निकाल लूं, कम ऑन एवरीबॉडी, तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100, तो क्या मैं कह सकता हूं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 56% है। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर इज यस। तो जितनी भी सेल होगी उसका 56% निकाल लीजिए तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और ये रिलेशन हमेशा चलता रहेगा। अब वो कह रहा है सर जो हमारी सेल है ना वो 50 लाख की हो गई, तो सर वेरिएबल कॉस्ट तो उसका 56% ही रहेगी। तो आप 50 लाख का 56% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 28 लाख। कम ऑन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया गाइस 22 लाख। अब इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। आपको पता है सेल बढ़े या सेल घटे, फिक्स कॉस्ट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट पहले भी कितनी थी? 6 लाख, अब भी कितनी रहेगी? 6 लाख। तो अब हमें मिल जाएगा क्या? न्यू EBIT, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? 16 लाख। कम ऑन। तो गाइस हमारा नया EBIT कितना आ गया भाई? 16 लाख। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? यानी अगर हमारी सेल 50 लाख की हो जाएगी तो हमारा जो नया EBIT है वो 16 लाख हो जाएगा। पहले वो EBIT 27 लाख था अगर आपको याद है, बट सेल गिरने के कारण और फिक्स कॉस्ट सेम रहने के कारण हमारा नया EBIT कितना हो जाएगा भाई? 16 लाख का। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, नोट करिए। चलिए गाइस, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसके बाद ये सम हमारा खत्म हो जाएगा। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द EBIT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0? हाँ जी बताइए, सेल लेवल कितना रखें कि हमारा EBIT क्या हो जाए? 0 हो जाए। बोलो जी, बात क्लियर है? हम कितना सेल लेवल रखें कि EBIT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0? चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का 6 एंड द लास्ट पार्ट। लिखिए, सिंस द कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म इज 1.44 टाइम्स। ठीक है भाई, क्योंकि हमें रिलेशनशिप सेल और EBIT के बीच में निकालना है, तो सर वो कौन सा लीवरेज है जो सेल और EBIT में रिलेशन बताता है? कंबाइंड लीवरेज। सर आपने तो कहा था ये सेल और EPS में रिलेशन बताता है। हाँ, कंबाइंड लीवरेज सेल और EPS में रिलेशन बताता है, साथ में सेल और EBIT के बीच में भी रिलेशन बताता है। क्लियर है? अब क्योंकि हमारा कंबाइंड लीवरेज क्या है? 1.44 टाइम्स। अब हमें EBIT गिवन है, हमें सेल तक पहुंचना है, तो हमें उसको लीवरेज से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। मैं लास्ट क्लास में समझा दिया था, अगर मुझे सेल से EBIT तक पहुंचना है तो मल्टीप्लाई, पर अगर EBIT से सेल तक पहुंचना है तो क्या? डिवाइड। आप EBIT को 0 कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे 100% से गिरा रहे हो ना। तो अगर हमारा EBIT 100% से गिर जाए तो बताओ हमारी सेल लेवल क्या होगा? तो बस वही हमें निकालना है। तो क्योंकि हमें EBIT गिवन है 0, 100% से गिरा रहा है और हमें सेल तक आना है वापस, तो हम लीवरेज से क्या करेंगे? डिवाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो सिंस द कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म इज 1.44 टाइम्स, therefore to get 0 EBIT, sales have to be drop by 100 divided by 1.44, that is 69.44%. ठीक है जी,
ठीक है भाई, तो हमारी सेल कितने से गिरानी पड़ेगी हमें? 69.44% से। हेंस द न्यू सेल विल बी, ठीक है जी। हाँ जी, हमारी सेल कितनी थी? 75 लाख। अब इसको हमें 69.44% से गिराना है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस 69.44% से, ठीक है जी, तो 100 माइनस 69.44, तो ये 30.56% ही तो बचेगा। तो जो टोटल सेल है उसका मैंने 30.56% ले लिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 22,92,000। और ये फिगर कौन सी आएगी गाइस? अप्रोक्स। क्लियर? तो यहां पर आकर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो एज यू कैन सी दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लीवरेज का क्वेश्चन था, एक कंप्लीट क्वेश्चन था, हमने कैसे करा। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। हमने कौन सा लीवरेज लगाया गाइस? कंबाइंड लीवरेज। ठीक है जी, और उस रिलेशन से हमने आंसर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, इसको समझ लीजिए मैंने 1 में से क्यों माइनस करा। अरे भाई, मैं अगर किसी चीज को 69.44% से गिरा रहा हूं तो 100 में से वो 100% में से उसे माइनस कर दो तो 30.56% ही तो बचेगा। तो अगर मैं से 1 में से माइनस करूं तो 30.56% ही तो बचा। तो जो सेल हमारी 75 लाख थी वो कितने रह गई? 30.56%। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलिए कर लीजिए नोट वेरी क्विकली। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बहुत ध्यान से। एंड इट सेज द नेट सेल ऑफ एपेक्स कंपनी आर 15 करोड़। हाँ जी, एपेक्स कंपनी है, उसकी नेट सेल हमें दे रखी है कितनी गाइस? 15 करोड़। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज 12%। मतलब जो ईबीआईटी है ना फर्म का, वो सेल का 12% है। ईबीआईटी कितना है? सेल का 12%। ठीक है जी। एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किन चीजों से मिलकर बनता है? 5 करोड़ के इक्विटी है, 1 करोड़ के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जिसमें 13% डिविडेंड देना है, और 3 करोड़ का डेट है। तो 1 और 5 6 और 3 9 करोड़। तो फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 9 करोड़। अच्छा, डेट पर इंटरेस्ट कितना है? 15%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 40% रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आप कह रहे हैं कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो। ठीक है जी। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट इट्स कंबाइंड लीवरेज इज 3। तो अगर कंपनी का कंबाइंड लीवरेज 3 है तो वो आपसे कह रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दिखाओ। तो आप चेक करिए, अब इसने हमसे क्या पूछा है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमसे पूछा है उसने, सबसे पहली बात। और फिर उसने हमसे पूछा है जी आप हमें ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दिखा दो, हम आपको कंबाइंड लीवरेज बता रहा है। चलिए, तो क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले गाइस हम ईबीआईटी निकालते हैं। वो उसने बोला है जो ईबीआईटी है ना वो सेल का 12% है। कम ऑन, तो गाइस सेल देखो कितनी दे रखी है? 15 करोड़। तो आप भी करोड़ ऐसे ही लिख दीजिए, इसका 12%। ठीक है भाई, तो 15 का 12% आ गया 1.8 करोड़। तो हमारा ईबीआईटी आ गया 1.8 करोड़। ठीक है जी, सो दैट वाज द ईबीआईटी 1.8 करोड़। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन वो कहां से शुरू करेंगे? ईबीआईटी से। ठीक है जी, चेक करिए। तो ईबीआईटी 1.8 करोड़ आ गया, यहां लिख दो रुपीज इन करोड़। ठीक है जी। अब आप इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमें चाहिए डेट। चेक करो जी, हमारे पास डेट कितने हैं? 3 करोड़ के। क्वेश्चन में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो 3 करोड़ का हम लेंगे 15%। तो 3 करोड़ का 15% लेंगे तो 0.45 करोड़ आ जाएगा। ठीक है जी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट?
EBT 1.8 में से 0.4 गया 45, तो 1.35 करोड़। गाइस सारा डेटा करोड़ में चल रहा है, नो नीड टू वरी। अब आप EBT में से लेस करते हैं क्या, टैक्स। चेक करिए क्वेश्चन में टैक्स कितने परसेंट गिवन है, 40%। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो 1.35 का 40% लेंगे तो ये आ जाएगा 0.54 करोड़। तो हमारे पास क्या आ गया, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज 0.81 करोड़। अब इसमें से आप लेस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करोगे गाइस, प्रेफरेंस डिविडेंड आप इसमें से लेस करोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड, अब क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं गाइस, 1 करोड़ के, और रेट ऑफ डिविडेंड है 13%। कम ऑन एवरीबॉडी, तो हम 1 करोड़ का 13% लेंगे, 1 करोड़ का 13%, तो ये हो जाएगा 0.13 करोड़, यानी कि 13 करोड़। तो क्या आ गया हमारे पास, EAE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी 0.68 करोड़। कितना आ गया जी, EAE 0.68 करोड़। ठीक है गाइस, तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली। अब उसने हमसे क्या पूछा है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला होता है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो में आपने सीख लिया होगा, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू EAE अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इन 200। बोलो क्लियर। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है सिर्फ वो रिटर्न जो हमने केवल और केवल किसके लिए कमाई है, इक्विटी के लिए कमाई है। तो अब यहां से समझो, अगर मैं EAE को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो EPS आ जाएगा, लेकिन अगर मैं EAE को इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड कर दूं इनटू 100 तो ROE आ जाएगा। व्हाट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो EAE हमने कितना निकाला था गाइस, 0.68 करोड़। इक्विटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 5 करोड़। कम ऑन एवरीबॉडी, इनटू 100, तो 0.68 इंटू 5, तो ये हो जाएगा गाइस 13.6%। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ गया, 13.67%। नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आपने नोट कर लिया गाइस, आइए सेकंड पार्ट पे। अब उसने बोला है सर हम आपको कंबाइंड लीवरेज दे रहे हैं, फाइन, आप ऑपरेटिंग निकालिए। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले DFL निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू व्हाट, EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। याद है आपको, दैट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। क्यों सर, ठीक है भाई। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड हो और आपको DFL निकालना हो तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। आइए अब आप क्वेश्चन में देखिए, हमारा EBIT कितना था, EBIT था गाइस 1.80। क्वेश्चन में देखिए 1.80 करोड़ डिवाइडेड बाय EBT हमने कितना निकाल लिया था, EBT देखिए हमने कितना निकाला था 1.35 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था हमारे पास, कम ऑन एवरीबॉडी, 0.13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। T का मतलब टैक्स रेट, दैट इज 0.4। बोलो क्लियर है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 0.13 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये हो गया 0.2167। चले भाई, तो 0.13 हो गया 0.2167, तो 1.80 अपॉन 1.35 माइनस 0.2167। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कि 1.80 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.35 माइनस 0.2167, ये हो जाएगा 1.13।
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें 1.8 डिवाइडेड बाय 1.13 तो दैट इज 1.59 टाइम्स। ये गाइस हमें मिल गया डीएफएल। कैसे मिला एक बार फिर से देख लीजिए। हमने फॉर्मूला लगाया ईबीआईटी अपॉन ईबीडी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। मैं बार बार कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हो गया भाई। चलिए अब हम जानते हैं DCL इज इक्वल टू DOL इनटू में DFL। कम ऑन एवरीबॉडी। अब मेरे पास DCL भी है DFL भी है, DOL ही तो चाहिए ना हमें। कम ऑन एवरीबॉडी। तो DOL इज इक्वल टू ये इधर जाके डिवाइड करेगा DCL अपॉन DFL। तो DCL 3 गिवन है। कम ऑन गाइस, DFL आपने अभी अभी निकाला 1.59। तो 3 डिवाइडेड बाय 1.59 तो ये हो गया गाइस 1.87 टाइम्स अप्रॉक्स। सो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देयर इज नथिंग टू बी वरीड ऑन। देख सकते हैं हमने कैसे सॉल्व करा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। हाउ डिड वी सॉल्व द क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। फटाफट से देखिए, बहुत सिंपल सा सम है। The following summarize the percentage change in operating income, percentage change in revenue. Guys, percentage change in operating income को हम क्या बोलते हैं? EBIT. परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। नो कंफ्यूजन। तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT, रेवेन्यू मतलब सेल। तो एंड बीटा, अब इसमें एक नया चीज आया बीटा। तो लेट मी टेल यू गाइस, बीटा का मतलब होता है रिस्क इंडिकेटर ऑफ द मार्केट, यानी हमारे मार्केट में हमारी सिक्योरिटी में कितना रिस्क है उसके इंडिकेटर को बोलते हैं बीटा। बस आसान शब्दों में बीटा हमें रिस्क के बारे में बताता है और कुछ नहीं सोचना। आइए 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स दे रखी हैं, PQR, RST, TUV, XYZ। चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है ऑलरेडी। चेंज इन रेवेन्यू मतलब चेंज इन सेल। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब चेंज इन EBIT। फिर हमें बीटा दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स। कहता है जी आप बताइए हर एक फर्म का हमें ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए। चलिए भाई शुरू करते हैं। फिर यूज द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म हैज डिफरेंट बीटा। और ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करके बताइए कि इन फर्म का डिफरेंट बीटा क्यों है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। चलिए, so that is question number 19। हम जानते हैं DOL is equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales। याद होना चाहिए आपको लीवरेज का हमने ये फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो चलिए अब यही हमें निकालना है 4 फर्म के लिए। तो पहला कॉलम बनाइए फर्म का, दूसरा कॉलम बनाइए DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और तीसरा कॉलम बना लीजिए बीटा। आइए फर्म कौन सी है गाइस? पहली PQR लिमिटेड। अब DOL क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT 25 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल 27। तो लीवरेज आ गया 0.92 टाइम्स। बीटा दे रखा है 1। बीटा तो दे ही रखा है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। आइए फर्म कौन सी है दूसरी? RST लिमिटेड। RST लिमिटेड, ठीक है जी। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT 32 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल रेवेन्यू 25। तो यह आ गया 1.28 और बीटा दे रखा है 1.15। कम ऑन एवरीबॉडी। RST के बाद TUV लिमिटेड, TUV लिमिटेड, ठीक है जी। 36 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 1.56 टाइम, और इसका बीटा दे रखा है 1.3। एंड द लास्ट इज WXY लिमिटेड, दैट इज 40
अपॉन 21 दैट इज इक्वल टू 1.90 और इसका बीटा दे रखा है 1.4। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि उसने बोला आप हमें DOL निकाल कर दिखा दो, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आप देख सकते हो गाइस कितना सिंपल से सम था, हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दिया। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड पार्ट की आपको जरूरत नहीं है, बट अगर मान लो वो कह दे तो देखिए बीटा हमारा रिस्क को बताता है, समझ लीजिए। यहां पर देखिए 0.92, 1.28, 1.56, 1.9 हमारा लीवरेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। हायर द लीवरेज हायर द रिस्क, और जितना ज्यादा लीवरेज है उतना ही उसका बीटा भी ज्यादा होगा। तो बस ये दोनों में ये रिलेशन है कि क्योंकि लीवरेज जो है वो रिस्क को बताता है, तो जैसे जैसे फर्म का लीवरेज बढ़ रहा है उसी तरह उसका बीटा भी बढ़ रहा है। तो दैट इज द रिलेशनशिप, जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा और उस फर्म का बीटा भी उतना ज्यादा होगा। एक बार फिर से बता दूं, बीटा यानी मार्केट इंडिकेटर ऑफ द रिस्क। क्लियर है? और मैं यहां पर भी बता दूं, फाइनल में आपको बीटा के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी इंटर में बीटा के ऊपर कोई सम नहीं आएगा आपके लिए। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, बीटा मींस द इंडिकेटर ऑफ मार्केट रिस्क, यानी हमारे जो शेयर, हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट्स में है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके इंडिकेशन को हम बोलते हैं बीटा। अभी कैसे कैलकुलेट करते, कैसे निकालते हैं, ये आप पढ़ेंगे फाइनल लेवल पर। ठीक है गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आ गया तो वो सिर्फ आपसे लीवरेज निकलवाएगा, तो प्लीज गाइस नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, दैट्स इट। नोट करिए क्विकली। चलिए भाई, अब आप लीवरेज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 21 ABC लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च 2001 में दे रखा है। इंक्लूड 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है। ठीक है जी, 10,000 डिबेंचर है, 150 रुपए का एक है। ठीक है, ईच कैरिंग, ये टैरिंग नहीं है, कैरिंग 15,1596 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये नोटेशन होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाने की। ठीक है जी, आइए। एंड अ टर्म लोन ऑफ 20 लाख रिपेबल इन 7 ईयर विद 1896 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब सर इसका मतलब क्या होता है ये जानने की अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आइए। द बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो XYZ लिमिटेड, अब ये दूसरी फर्म है, तो पहली फर्म कौन सी हो गई ABC, दूसरी XYZ। ABC का डेटा था, XYZ का है। ठीक है जी, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, जनरल रिजर्व शेयर प्रीमियम 32,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 12% रेट है, और 2500 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच फुल्ली सिक्योर्ड 14%। From the above date, you are required to calculate the leverage of both the firm and compare with each other. कह रहा है आप इस डेटा से ना इस फर्म का लीवरेज निकाल कर दिखाइए। क्या निकाल कर दिखाइए? लीवरेज, और उसे कंपेयर कीजिए एक दूसरे से। ठीक है गाइस, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए गाइस, अब वो कह रहा है लीवरेज निकालो पूरी फर्म का। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमें सारा बैलेंस शीट डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? बैलेंस शीट डेटा। और वो कह रहा है फर्म का लीवरेज निकालो। क्या निकालो? फर्म का लीवरेज। बोलो जी, बात क्लियर है? इसको हम बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो, भी यही होती है। क्लियर है? तो अगर वो पूरी फर्म का लीवरेज बोले और बैलेंस शीट डेटा हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है गाइस जो आपको याद रखना है। लीवरेज इज इक्वल टू फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो ये बताएगा फर्म में कितना रिस्क है, फर्म का पूरा लीवरेज। और डेटा कौन सा? बैलेंस शीट। क्लियर? इसमें ना सेल दे रखी है, तो यानी इसमें P&L वाला डेटा नहीं है, इसमें बैलेंस शीट वाला डेटा है। और अगर उस केस में वो आपसे लीवरेज पूछ रहा है, तो गाइस फिर उसका फॉर्मूला होता है फिक्स रिटर्न कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब अगर मैं आपसे बोलूं फिक्स रिटर्न कैपिटल, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो कैपिटल जिस पर आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, और वो दो होते हैं।
क्लियर है? एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है भाई, डेट, जिसमें टर्म लोन और डिबेंचर दोनों आ गए। भाई प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट से डिविडेंड देना है, ठीक है जी, डिबेंचर पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, लोन पर भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? तो हम पहले फिक्स रिटर्न कैपिटल लेंगे, फिर उसे डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। अच्छा ध्यान रखना, फिक्स रिटर्न कैपिटल में हम कभी भी इक्विटी को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इक्विटी पर जो डिविडेंड है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आप ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो लीवरेज इज इक्वल टू फिक्स रिटर्न कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल। कब? जब आपको पीएनएल वाली आइटम यानी सेल, वेरिएबल कॉस्ट ना गिवन हो, बल्कि बैलेंस शीट की आइटम गिवन हो कैपिटल, और फिर वो आपसे लीवरेज पूछे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आइए, कितनी फर्म है हमारे पास? 2। हाँ जी, पहली कौन सी फर्म है? ABC लिमिटेड, और दूसरी हमारे पास है XYZ लिमिटेड। वी हैव गॉट दीज 2 फर्म्स। तो सबसे पहले हम फिक्स रिटर्न कैपिटल लेंगे, तो इसमें हम क्या लेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, ABC में तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, जबकि XYZ में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने? 32,100 रुपए का एक है, तो ये हो गया 32 लाख। क्लियर? आइए, उसके बाद हम लेंगे डिबेंचर्स। क्या लेंगे जी? डिबेंचर्स, क्योंकि इस पर फिक्स रेट से दिया जाता है। ABC में देखिए डिबेंचर कितने के? 10,000 डिबेंचर है, 15 रुपए का एक है, तो 10,000 इंटू 15, ये हो गया 15 लाख। और इसमें देखिए डिबेंचर कितने के हैं? 25,000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये हो गया 25 लाख। क्लियर हो रहा है गाइस? चलिए, अब ABC में एक चीज और है, वो है टर्म लोन, टर्म लोन्स। ठीक है जी, वो दे रखे हैं इसमें 20 लाख रुपए के। XYZ में टर्म लोन नहीं है। ठीक है, तो गाइस इसको हम बोलेंगे फिक्स रिटर्न कैपिटल, फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल। ये हो गया गाइस 35 लाख, और ये हो जाएगा 57 लाख। हाँ जी बोलो, फिक्स रिटर्न कैपिटल आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इसमें इक्विटी जोड़ दूं तो टोटल कैपिटल हो जाएगा। तो गाइस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे जी? इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप ABC में देखें तो 5 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक, तो ये हो गया जी 50 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर आप इसमें देखें 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो ये हो गया 20 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? आइए, इसके अलावा इसमें जर्नल रिजर्व भी, आपको पता है ये किस में जोड़ा जाता है? इक्विटी में। तो जर्नल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ABC में नहीं है, XYZ में कितना दे रखा है जी? 5 लाख का। गाइस क्लियर है? जर्नल रिजर्व के बाद शेयर प्रीमियम, जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हो, तो ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल में जोड़ा जाता है। शेयर प्रीमियम ABC में नहीं है, और इसमें कितने का दे रखा है? 3 लाख का। कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन एवरीबॉडी? नहीं सर। ठीक है, अब इन सब को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल। क्या आ जाएगा गाइस? टोटल कैपिटल 35 और 50, ये हो गया 85 लाख फॉर ABC, और 57 और 20 और 25 और 28। ठीक है जी, तो ये भी आ गया 85 लाख फॉर XYZ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो फिक्स रिटर्न कैपिटल कितना है गाइस? 35 लाख, 87 लाख, 57 लाख, और टोटल है 85 और 85। चलिए, अब हम यहां से निकालेंगे लीवरेज। क्या निकालेंगे? लीवरेज। ठीक है, ऑफ ABC लिमिटेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख चुका हूं, फिक्स रिटर्न कैपिटल 35 लाख अपॉन टोटल कैपिटल 85 लाख। ठीक है जी, इनटू 100, तो ये आ गया 41.18%। ठीक है जी,
तो लीवरेज ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 41.18%। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर हम क्या निकालेंगे गाइस, हम निकालेंगे लीवरेज ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है जी। फिक्स रिटर्न कैपिटल 57 लाख, टोटल कैपिटल 85 लाख इनटू 100, तो ये हो गया 67.06%। बोलो जी, बात क्लियर है। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो एबीसी लिमिटेड है उसका लीवरेज लो है और जो एक्स वाई जेड है उसका लीवरेज ज्यादा है। और आपको पता है लो लीवरेज मतलब लो रिस्क और हायर लीवरेज मतलब हायर रिस्क। क्लियर। बस वो ये कह रहा है आप कंपेयर करो। तो आप कंपेयर कैसे करोगे, इसके नीचे आप एक नोट लिख दोगे। लिखिए, इट इज सीन फ्रॉम द above calculation that ABC Limited leverage is low as compared to XYZ Limited leverage. इट इज, हमने क्या लिखा है देखिए फिर से, इट इज सीन फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट एबीसी लिमिटेड लीवरेज इज लो एज कंपेयर टू एक्स वाई जेड लिमिटेड लीवरेज and hence its financial risk is less as compared to XYZ Limited. ठीक है जी। and hence its financial leverage is less as compared to XYZ Limited. जल्दी बोलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है गाइस, तो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर लीवरेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने मैक्सिमम सम कवर करा दिए एंड आई ट्राई टू कवर द इंटायर वैरायटी। बस आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। और इफ गॉड विश आप एग्जाम में 100% लीवरेज अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए वेरी क्विकली।